वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज ही के अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। फटाफट दोस्तों आ जाएगा जल्दी से। आज हम बात करेंगे दोस्तों, देखिएगा आप सभी को पता है हमारी चल रही है बुलेट क्लास। दोस्तों सभी को पता है दोस्तों बुलेट क्लास चल रही है। बैठो जल्दी फटाक से बैठो, फटाफट सभी बुलेट क्लास के अंदर। और हम देखो आज हमारी पूरी दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, दोनों बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैप रहेगा, मैप करवा देंगे आप सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, अब की बार तो पेपर में धुआं 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 कर देंगे दोस्तों अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये प्रमुख चैप्टर थे दोस्तों, क्या थे चैप्टर, ये कुछ चैप्टर बच गए थे आपके सामने। मेरा पेन कहाँ चला गया दोस्तों, ये रहा पेन। चलो तो देखो ये चैप्टर आपके सामने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण, विकास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे समस्याएं। तो कुल मिला के ये अपने चैप्टर बच गए थे, बाकी तो हमने कर लिए थे अच्छे से। तो इन्हीं प्रमुख चैप्टर के बारे में हम देखने वाले प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे इस चैप्टर से। देखो तो पहला अपना जो चैप्टर है वो ये है, देखो पांचवा चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला, कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं मजा आ जाता ना, आज मजा आता अच्छे से। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना आप सभी। देखो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है दोस्तों, वो आपको करना है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा दोस्तों, उड़ीसा राज्य, ध्यान रखना उड़ीसा। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना भूरा हीरा, जो लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, इस लिग्नाइट कोयले को क्या कहते हैं दोस्तों, भूरा हीरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपको ये तो पता होगा कि कोयले के 4 प्रकार हैं। जो कोयला होता है दोस्तों कोयला, इस कोयले के कितने प्रकार हैं, इस कोयले के प्रमुख 4 प्रकार हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपको याद रखना, एक तो है एंथ्रासाइट, ठीक है, सबको पता है दोस्तों, एक तो है एंथ्रासाइट और एक है आपके सामने बिटुमिनस। कौन सा दोस्तों, बिटुमिनस। और एक है आपके सामने लिग्नाइट। कौन सा, लिग्नाइट। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कोयले के प्रमुख 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और मैं पूछूं कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है आपके एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो वो है पीट दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल जो लिग्नाइट कोयला है ये राजस्थान में पाया जाता है और इसे भूरा हीरा के नाम से जानिए। वाह भाई मजा आ गया माने। आगे देखो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, तारापुर के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब, 1948 में। ध्यान रखना दोस्तों, रावतबटा चित्तौड़गढ़ में भी इसका प्रमुख केंद्र है। आप सभी को पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ने 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताओ, तो तारापुर महाराष्ट्र कर देना एक, और एक अपना रावतबटा चित्तौड़गढ़ कर देना। तो देखो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1948 में हुई, 48 में। ध्यान रखना आप सभी। उसी प्रकार से देखिएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए ध्यान रखना दोस्तों अच्छे से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, गेल भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984, यानी दोस्तों 1984 में जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें। देखो आपको ये भी याद रखना, तरल सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, जो तरल सोना देखिएगा प्यारे मित्रों, जो तरल सोना है आपके, तरल सोना ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को दिमाग में छाप लेना दोस्तों, छाप लेना अच्छे से। आगे देखो, वैसे तो देखो इस पीडीएफ का नाम क्या है दोस्तों, इस पीडीएफ का नाम मैंने सेव कर रखा था कल वाली जो हमारी जो अपने जो कौन सा स्कूटर क्लास है ना दोस्तों, कौन सा ये है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये अपनी जो क्लास है, इस पीडीएफ का नाम मैंने क्या रख रखा आपको पता है, पीडीएफ बुलेट क्लास है ना, बुलेट क्लास। तो बुलेट क्लास 2 आपने देखी होगी, उस पीडीएफ का नाम था दोस्तों टमाटर। क्या नाम है, टमाटर। पीडीएफ का नाम था टमाटर। और इस पीडीएफ का नाम क्या, मैंने इस पीडीएफ जो सेव कर रखी है इसका नाम क्या रखा मैंने बताओ, आलू। देखिएगा आलू, ओपिंगो बेटिंगो चालू, ध्यान दोस्तों, आलू मटर की भाजी, डोकरी राजी। और थे तो जवान हो दोस्तों, थे तो वैसे राजी हो जाए। हाँ आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिएगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं दावा ठोक कर कहता हूं कि क्वेश्चन यहां से आएंगे एग्जाम में, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम पूछे हैं, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखो कोई आप देखेंगे तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला आ जाएगा, आपको पता है कोयला। इसके अलावा पेट्रोलियम आ जाएगा, कोयला है, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम। और बात करें प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तो ये क्या है, ये प्रमुख दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक, ये परंपरा से चले आ रहे हैं। परंपरागत जो परंपरा से चला, पुराने समय से चला आ रहे, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। उसी प्रकार से देखो
आपको ध्यान रखना दोस्तों, देखो एक तो होता है अपरंपरागत, आपको ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना दोस्तों कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम बताओ। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, ठीक है, भूतापी ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे दोस्तों अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में। तो ध्यान रखो परंपरागत और अपरंपरागत, प्रश्न पूछा जाए कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताओ, तो ये आप लिखना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ठीक है। उसी प्रकार परंपरागत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कर देना अच्छे से। अरे यार याद रखना अच्छे से, भूलना मत आप सभी, ठीक है। आ रही बात समझ में दोस्तों अच्छे से, आ रही बात समझ में आ रही, हाँ आ रही समझ में आना अच्छे से। देखो आगे देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है दोस्तों? बड़े नंबर के अंदर पूछा जाता है। देखिएगा आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना दोस्तों कि खनिजों की विशेषता बताते हुए, यानी खनिजों की कौन कौन सी विशेषता ये हैं, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि खनिजों को क्यों बचाना चाहिए, हमें खनिजों की विशेषता बताओ और हमें खनिजों को क्यों बचाना चाहिए, ये पूछा है प्रश्न। तो देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसकी विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे कि वितरण असमान है। विशेषताओं में आप लिखेंगे कि खनिजों का जो फैलाव है दोस्तों, खनिज जो फैले हुए हैं, ठीक है, उनका वितरण जो है वो असमान है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फैले हुए हैं। तो ये आप पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इसकी विशेषता हो गई खनिजों की। दूसरी विशेषता में अधिक गुणवत्ता वाले खनिज की कमी, ठीक है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज की कमी, ये याद रखना दोस्तों कि कम गुणवत्ता वाले खनिज तो मिल जाते हैं, लेकिन अधिक गुणवत्ता वाले खनिज बहुत कम मिलते हैं। तो याद रखेंगे अधिक गुणवत्ता वाले खनिज की कमी हो रही, तो ये विशेषता इसकी। इसके अलावा सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो रहे हैं, ठीक है, समय के साथ साथ समाप्त होते जा रहे हैं दोस्तों। हम तो सोच रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी काम करेगी, लेकिन नहीं, ये तो साथ साथ खत्म हो रहा है। तो सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो रहे हैं, तो ये प्रमुख विशेषताओं में आप लिखेंगे ये पॉइंट। आ रही बात समझ में सभी के अच्छे से है? आ रही बात समझ में? चलो देखो आपको ये भी याद दोस्तों, संरक्षण यानी खनिजों को हमें क्यों बचाना चाहिए। तो देखो क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे तो आप कोयला, आपने देखो कोयला पड़ा, तो कोयलों पे पाछू बना सकेंगे, नहीं बना सका, तो यानी क्योंकि उन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर हम बनाएंगे जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल इनकी अगर पूर्ति दोबारा भी करना चाहेंगे, वैसे तो इनकी पूर्ति दोबारा नहीं होगी, लेकिन करना भी चाहे तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है, कई पीढ़ियां निकल जाएगी। तो यानी कि दोस्तों बनने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है खनिजों का क्या करना चाहिए, संरक्षण, यानी खनिजों को बचाना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी के? अरे दोस्तों आ रही ना बात समझ में सभी के? आ रही ना सबके? चलो ठीक है। अब देखिएगा प्रमुख आगे आपको क्या याद रखना है कि भारत के प्रमुख लोहे इस्पात उद्योग उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में क्यों अवस्थित हैं। देखो प्रश्न देखो मैंने बड़ा लिया आपके लिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि देखो भारत के प्रमुख लोहे इस्पात उद्योग उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में क्यों अवस्थित हैं। तो इसके उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में छोटा नागपुर, उड़ीसा के पठार, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। भारत के प्रमुख लोहे इस्पात उद्योग इसी क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। किन क्षेत्रों में? याद रखना, उड़ीसा का पठार हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, लोहे इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से जो है हमें उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। जैसे प्रमुख माल में लोहे इस्पात हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज, ये मिल जाते हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, इसीलिए कि भारत में प्रमुख लोहे इस्पात उद्योग उत्तरी पूर्वी पठार प्रदेश में क्यों अवस्थित हैं। तो ये उसका उत्तर आप लिख देना अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से याद रखना आप सभी। देखो ये थोड़ा गौर कर लो अच्छे से प्रश्न पर, नहीं तुम्हारा पता होगा पुष्प पर आप झुकने लगे तो फिर बोर्ड में झुक लो दोस्तों। देखो आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या है, लोहे हिस्से के कितने प्रकार हैं। तो आप सभी ने भेरो है दोस्तों, लोहे से कितने प्रकार है, कितने प्रकार दोस्तों लोहे हिस्से के? लोहे हिस्से का आपको पता होगा दोस्तों, लोहे हिस्से के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? लोहे हिस्से के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं आपको याद रखना, एक तो एंथ्रासाइट हो गया, अरे दोस्तों लोहे हिस्से का मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट याद रखना दोस्तों, एक तो मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट है, इसके अलावा हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट है, और बात करें मैग्नेटाइट हेमेटाइट सिडेराइट है, लेटेराइट है, ठीक है, लेटेराइट याद रखना आप सभी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, एक और आप लिखना लिमोनाइट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देखते हैं तो 5 प्रकार है लोहे हिस्से के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट। अब देखो धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में आपको पूछा है, कई बार धात्विक और अधात्विक खनिजों के बीच अंतर पूछ लिया जाता है आपको। अब देखो याद रखें आप सभी अच्छे से दोस्तों कि जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों? ऐसे खनिज, उत्तर लिखेंगे ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा, किसकी मात्रा? धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा पाई जाती है,
उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें धातु की जो मात्रा है, धातु की मात्रा वो नहीं पाई जाती है, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो अंतर आपको लिखना है। अभी देखो इसमें आप ऐसे भी अंतर लिखना। सबसे पहली बात तो देखो, अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों में क्या लिखो दोस्तों, अरे यार हम तो गजब के हैं, हम तो बोर्ड में छक्के लगाएंगे, छक्के। देखिएगा, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और इसमें धातु की मात्रा क्या है दोस्तों, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अधात्विक खनिज। आपको यह भी याद रखना अच्छे से, एग्जाम में भूलना नहीं है कि जो धात्विक खनिज है, धातु खनिज, इसमें जैसे आपको यह भी याद रखना है इसके कितने प्रकार हैं, धात्विक खनिज के इसके दो प्रकार हैं। एक तो होता है लोहे धातु प्रदान, एक होता है अलोहे धातु प्रदान। प्रश्न कैसे भी पूछे जाए कि धात्विक खनिज कितने प्रकार, इसके दो प्रकार। एक तो आपके सामने पता होगा लोहे धातु प्रदान, क्या है दोस्तों, लोहे धातु प्रदान। और एक है आपके सामने अलोहे धातु प्रदान, क्या दोस्तों, अलोहे धातु प्रदान, अलोहे धातु प्रदान। अभी समझना, आप 2 मिनट रखिएगा। देखिएगा, लोहे धातु प्रदान, अलोहे धातु प्रदान, ये किसके हैं, धात्विक खनिज के प्रकार हैं। अब देखो प्रश्न क्या हमें ऐसे पूछ ले जाता है कि लोहे धातु प्रदान में क्या क्या आते हैं। तो देखो इसमें ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, आप लोहे की HMT निकालो, क्या निकालो, लोहे की HMT निकालो, ये आप याद कर लेना। अब इससे आप क्या याद करेंगे दोस्तों, देखो लोहे से लोहा तो वैसे आएगा, इस धात्विक लोहे धातु प्रदान में लोहा तो वैसे आएगा। HMT निकालो, H को छोड़ दो और या M से कर दो मैग्नीज, T से कर दो टंगस्टन और नी से निकिल, के से कोबाल्ट, लो से लोहा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये लोहे धातु प्रदान में आएंगे। और अलोहे धातु प्रदान में इसमें सोना, चांदी, तांबा, ये जो है वो इसमें आ जाएंगे। किसमें, अलोहे धातु प्रदान में। देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो अच्छे से, ये इसमें आ जाएंगे, सोना चांदी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब यह बात आपके समझ में आ गई। लेकिन हम तो क्या करते हैं, लोहे धातु प्रदान, अलोहे धातु प्रदान, आपको ध्यान रखना है कि धात्विक खनिज के क्या है, प्रकार हैं। अब देखो प्रश्न हमें एग्जाम में क्या है, ऐसे ना पूछकर हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धात्विक खनिज में क्या उदाहरण बताओ, आप सभी धात्विक खनिज के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो देखो इसमें देखो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अभी मैंने आपको लोहे धातु प्रदान, अलोहे धातु प्रदान, लोहे धातु प्रदान जिसमें लोहे की मात्रा होती है, अलोहे धातु प्रदान जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, अभी बात की थी हमने। अब इसी के प्रकार थे धात्विक खनिज के। अब इसमें ट्रिक देख लो, आप क्या देख लो दोस्तों, ट्रिक देख लो, ट्रिक से आप आसानी से कवर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे दोस्तों, ट्रिक क्या है कि देखिएगा, एलो, अरे दोस्तों की हुई एलो मोसी सोना चांदी, देखेगा एलो मोसी सोना चांदी को ताज टांग दियो, क्या ये दोस्तों, ताज टांग दियो। इससे आप याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण है एलो मोसी सोना चांदी को ताज टांग दियो। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं ये प्रमुख धात्विक खनिज। कैसे, अब इसमें आप देखेंगे ए से एल्यूमिनियम किसका उदाहरण है, धात्विक खनिज है, ठीक है। लो से लोहा आपको पता है धात्विक खनिज है। मो से, ठीक है, मैं से मैग्नीज हो गया, सी से सीसा जस्ता हो गया, सीसा, ठीक है। और सोना से सोना आ गया, सोना हो गया। चांदी से चांदी हो गया। और को से कोबाल्ट, ताजा से तांबा है, जस्ता है, टंगस्टन है। ये क्या है, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण है दोस्तों। अच्छे से ध्यान, आप सभी एलो मोसे सोना चांदी को ताज टांग दियो, अच्छे से याद रखना। अब आपके सामने एक ट्रिक और आती है दोस्तों, क्या आती है, ट्रिक आती है दोस्तों धात्विक, देखो इसमें अलोहे धातु प्रदान की, देखिएगा आपको ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, धात्विक खनिज की, क्या है धात्विक की, जीरा। देखो आप सभी याद करेंगे दोस्तों, अच्छे से लिखेंगे, जीरा, ठीक है, जीरा, हीरा, पन्ना, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, ठीक है, मूंगा, सब फिर अंग्रेज ले गए, क्या ले गए, अंग्रेज ले गए। तो ऐसे याद कर लेना आप सभी कि जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, सब फिर अंग्रेज ले गए। अब देखो जी से आपको याद रखना जिप्सम, रा से आपको याद रखना रॉक फास्फेट, हीरा से आपको याद रखना हीरा, पन्ना से आपको याद रखना पन्ना, और मूंगा, मुंह देखो, मुंह से मुल्तानी मिट्टी, मुंह से क्या याद रखना है, मुल्तानी मिट्टी, और गा से आपको याद रखना गोरनेट, ठीक है। और सबसे अब्रक, फिरोज से अब्रक जाना, अब्रक, ठीक है। और अंग्रेज ले गए। तो कुल मिला के देखो ये प्रमुख जो है अधात्विक खनिज। अगर पूछे कि धात्विक खनिज कौन कौन से है, अधात्विक खनिज कौन कौन से, तो आप आसानी से कर पाएंगे ये। वैसे तो मैंने देखो आपको पता है कि 30 रुपए में एक सीरीज मिलती है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे, सीरीज के अंदर मैंने अच्छे से चैप्टर वाइज ये ट्रिक है सब उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो। तो ये था अपना धात्विक अधात्विक खनिज में आप अंतर इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन,
आगे देखो 1968 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक थी? द पॉपुलेशन बम। कौन सी पुस्तक है? द पॉपुलेशन बम जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एरलिच। याद रखेंगे दोस्तों, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में। 1968 में प्रकाशित हुई थी द पॉपुलेशन बम। इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है? एरलिच। कौन है दोस्तों? एरलिच। मोस्ट इंपोर्टेंट है एरलिच, एरलिच, एरलिच। अच्छे से याद रखना आप सभी। उसी प्रकार से देखो नियोजन के दो उपागम पूछे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए आपको। एक तो है आपके सामने दोस्तों नियोजन के दो उपागम है, एक तो आपके है प्रादेशिक नियोजन। कौन सा नियोजन है दोस्तों? प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। एक तो है आपके सामने प्रादेशिक नियोजन और एक है आपके सामने खंडीय नियोजन। क्या है दोस्तों? खंडीय नियोजन। अब एग्जाम में प्रादेशिक नियोजन, खंडीय नियोजन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगर आप सीरीज को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। अच्छे से मैं कह रहा हूँ सीरीज तो सबके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 30 रुपए मिलेगी, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। तो देखो प्रादेशिक नियोजन, अभी भी आपके पास टाइम है, कल का पूरा दिन बचा हुआ है, ठीक है। प्रादेशिक नियोजन और खंडीय नियोजन, ये आपको याद रखना है। ये नियोजन के दो क्या है? उपागम है। अब एक इंदिरा गांधी नहर से पूछा जाता है। क्या पूछा था दोस्तों? अरे कि पूछे है दोस्तों, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम है क्या नाम दोस्तों? राजस्थान नहर, ठीक है। राजस्थान नहर, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, लेकिन इंदिरा गांधी इसका नाम पर जो है राजस्थान इंदिरा गांधी कर दिया। पहले राजस्थान नहर था, 1984 में इसका नाम बदल दिया जाता। कब बदला जाता है इसका नाम? 1984 में। 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता कि तो इंदिरा गांधी नहर है। अब देखो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर, इसके जनक कौन है? जनक। इसके जनक है कंवर सेन। कौन है दोस्तों? इसके जनक कौन है प्रिय मित्रों? कौन है दोस्तों? कंवर सेन। अब 1948 में इन्होंने जो है वो नींव रखी थी। प्रारंभ बात करें, देखो इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ जो कब हुआ? वो 31 मार्च 1958 को हुआ। 31 मार्च 1958 को इसका प्रारंभ हुआ था इंदिरा गांधी नहर का। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उद्गम स्थल की बात करें तो इसे हरि के बैराज बांध से निकाली गई। पंजाब के अंदर बांध है हरि के बैराज, वहां से ये निकाली गई हरि के बैराज बांध से। ये भी आपको याद रखना है। जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुगंगा कहा जाता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी लंबाई 9060 किलोमीटर आप सभी को पता है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी क्या है बताओ आप सभी? 749 है ना, ठीक है। ये आप देख लें ध्यान अच्छे से। इसके अलावा प्रमुख आगे बात कर लेते हैं। देखो मैं कह रहा हूं आपके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पेपर कल देखना, परसों देखना, परसों पेपर में देखना। इस क्लास में से बहुत से मिलेंगे क्वेश्चन, आपको ध्यानपूर्वक देखना इस क्लास को, अच्छे से देखना आप सभी, ठीक है। देखो सतत पोषणीय विकास, और मेरे दोस्तों कह रहे हैं सतत का मतलब क्या है दोस्तों? सतत का मतलब है निरंतर। क्या रहता है? निरंतर। सतत पोषणीय विकास, ऐसा पोषणीय विकास जिसमें किसी भी संसाधन का उपयोग हमें ऐसे करना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी, ठीक है, उस जिसकी भी है वो, यानी जिस संसाधन का हमें संसाधन का उपयोग ऐसा करना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग ले सके, ठीक, काम में ले सके। उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। मतलब संसाधनों को क्या करना? संसाधनों को बचाना। क्या करना? संसाधनों को बचाना। संसाधनों को बचाना। संसाधनों को हमें इस प्रकार बचाना चाहिए ताकि आगे आने हमारी आवश्यकता के साथ साथ आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सके। इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब इंदिरा गांधी नहर का सकारात्मक प्रभाव लिखिएगा कि जैसे इंदिरा गांधी नहर आई, आपको पता है पंजाब में, हरियाणा में, अपने पंजाब के अंदर है और राजस्थान के अंदर फैली हुई है। तो देखो ये राजस्थान में जैसे इंदिरा गांधी नहर आई तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमें क्या दिखाई देता है? बताओ दोस्तों कि जैसे हमारी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में आई तो इसे सकारात्मक प्रभाव, बताओ दोस्तों, तो ये प्रमुख आपको याद रखना है। जैसे इंदिरा गांधी नहर आई तो चारों ओर हरियाली छा गई दोस्तों, ठीक है। चारों ओर हरियाली, पहले सकारात्मक प्रभाव ये है। बालू रेतीली हवाओं में कमी। अब देखो लगातार जो है आपको पता बाढ़ में सड़ी तरह जो है रेतीली हवाएं उड़ती थी, लेकिन उनमें कमी आई। बालू रेतीली हवाओं में क्या हुई? कमी आई। इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन में सुधार हुआ, ठीक है। अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था थी उसमें विकास हुआ। और यहाँ की पारंपरिक फसलें, जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, इधर जो है पहले इंदिरा गांधी नहर नहीं थी तो राजस्थान के अंदर प्रमुख जैसे हम बात करें तो मुख्य फसल ये ही दोस्तों, ये तो चना और बाजरा गंवार ये उगाते थे पहले, क्योंकि वर्ष पानी की कमी थी दोस्तों, ठीक है। तो चना बाजरा उगाते और खाता मजा करता। लेकिन दोस्तों अब क्या करियो, धीरे धीरे जे इंदिरा गांधी नहर आई तो दोस्तों गेहूं और कपास, मूंगफली, चावल है, इनकी पैदावार भी होने लग गई। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ा दोस्तों, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये आप इसमें ये लिख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना अच्छे से। चलो मैं समझा रहा हूँ, अच्छा ध्यान उस बोर्ड में मिलेंगे पेपर के अंदर, देखना। आगे देखो, आगे क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय बता दो फटाफट दोस्तों। अरे यार पुष्पाराज जल्दी आंसर दो ना, फटाफट आंसर दो जल्दी से दोस्तों कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरे हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अब मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मक्खी बैठ चुकी है। कहाँ बैठ चुकी है दोस्तों? मक्खी बैठ चुकी है इस पर। तो ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये जो है इस पर लिखा जाएगा।
अब देखो 2 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। अब क्या पता ये पूरे 15 मिनट ही ले सकता है दोस्तों, देखो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। अब ये मक्खी बैठ चुके हैं, थोड़ा काम नहीं इसने गड़बड़ कर दिया है। हाँ अब ये नहीं होगा भाई, ये तो चलेगा बट ये नहीं होगा, अब ये होगा ही नहीं दोस्तों। 2 मिनट मेरे साथ ही बना रहना आपसे दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग। अब मक्खिया का क्या करे दोस्तों, उन्होंने आगे मक्खिया लेर बैठ गई, माथा बैठ रही करी परेशान कर दिया मैं जल्दी से आ दोस्तों, इसका जल्दी प्रोसेसिंग हो फटाफट जल्दी से। अरे नहीं हुए दोस्तों, थोड़ा सुन लो आप अच्छे से, ठीक है। आइए प्रोसेसिंग होने के बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो लिखा नहीं जाता क्योंकि वो मक्खी बैठ गई ऊपर है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय, ठीक है। अच्छा इसके पास नीचे क्या आगे है, देखो इसमें इसको ऊपर लेना पड़ेगा, देखो हाँ ये अब हुई बात। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, आप सभी को पता होगा हैदराबाद में। कटा है दोस्तों, हैदराबाद में। आपको याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय हैदराबाद में, याद रखे। सीमा सड़क संगठन की स्थापना सबको पता है 1960 में, 1960 में हुई थी, ध्यान 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना। उसी प्रकार से भारत में उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारत में उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में, याद रखना आप सभी, जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। भारत में उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा बात करें तो आगे देखो क्या है कि भारत में सर्वप्रथम रेल, अब देखो भारत में जो है सर्वप्रथम रेल 1853 में चली थी। किस किस के मध्य चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई और ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों, ध्यान रखें। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है कब हुई थी इसकी शुरुआत वायु परिवहन की, 1911 में। याद रखेंगे 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी, याद रखें 1911 में वायु परिवहन की। यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी है तो किस परिवहन साधन का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों देखो लंबी दूरी कम समय में तय करनी, तो भाई मैंने तो आपको पता दोस्तों किम बैठना पड़े लो। अब देखो आप वो सड़क पर किसी रेलगाड़ी में बैठो, रेलगाड़ी पुपार करते जाए पो, लेकिन रेल में तो बस मतलब नहीं है, बस में जाएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा जल में आप, ठीक है, जहाज में बैठेंगे तो भी नहीं। अरे दोस्तों एक पूछो है कि लंबी दूरी तय करने के लिए कम समय में तय करनी है किस परिवहन साधन का उपयोग करें, तो फिर तो एक ही रास्ता बचा, हेलीकॉप्टर, ठीक है दोस्तों, वायु परिवहन बचा अपना। तो वायु परिवहन क्या करना दोस्तों, आप सभी वायु परिवहन करना, आप वायु परिवहन। तो हम वायु परिवहन का उपयोग करेंगे दोस्तों। ये मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जा सका, हवाई जहाज में बैठ जा सका, ठीक है, कम समय के अंदर कट भी जा सका। आगे देखो राष्ट्रीय जलमार्ग, अब ये प्रश्न पूछा था तो ध्यान रखो अच्छे से, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, देखो मिलान भी पूछ लिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है दोस्तों, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच विस्तार है इसका, इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है और ये 1620 किलोमीटर दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया विस्तार 1620 किलोमीटर, आपको याद रखना है। और बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है दोस्तों, ये सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है और ये है दोस्तों 891 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान रखना 891 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखना दोस्तों आप 1620 किलोमीटर, ठीक है, सभी समझ में आ रही है अच्छे से। उसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, ये कोटापुरम से कोल्लम तक इसका विस्तार है 205 किलोमीटर है। तो देखो मैंने पहले आपके सामने लिख दी दोस्तों, अगर मैं लिख कर बताऊं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आप सभी ये याद रखना दोस्तों। वो देखो क्या कर रही है, देखो आगे देखिएगा प्रमुख आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि पाइपलाइन जो परिवहन है ना, पाइपलाइन परिवहन, इसके लाभ बताओ, लाभ क्या है पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख लाभ। तो आपको लाभ याद रखना दोस्तों, ये प्रमुख लाभ दे रखे हैं। पहला लाभ है दोस्तों पाइपलाइन परिवहन का कि सुविधाजनक साधन है, ठीक है, सस्ता है, सुविधाजनक साधन है, पहले लाभ तो ये हो गया। दूसरा इसमें आप लिखेंगे पाइपलाइन गैसों एवं तरल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैसों एवं तरल पदार्थों को लंबी दूरी तक परिवहन हेतु ये सुविधाजनक के प्रमुख साधन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये प्रदूषण रहित है ये, ठीक है, प्रदूषण रहित है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों पाइपलाइन परिवहन का ये लाभ है। नेक्स्ट है आपके सामने देखो संचार, क्या है दोस्तों, संचार। अब संचार में देखें तो संचार के आपको व्यक्तिगत साधन पूछ लिए जाते हैं कि संचार के कौन कौन से व्यक्तिगत साधन है और कौन कौन से जो है वो सार्वजनिक साधन है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संचार के व्यक्तिगत साधनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो दूरभाष हो गया, दूरभाष, ठीक है, दूरभाष हो गया जिसे हम टेलीफोन भी कह सकते हैं, टेलीग्राम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, और इंटरनेट हो गया। ये तो है आपके संचार के व्यक्तिगत साधन।
मैंने रेडियो आपको व्यक्तिगत साधन बता दिया था सेकंड क्लास के अंदर, तो ध्यान रखें ये क्या है, रेडियो। रेडियो एक सार्वजनिक साधन है दोस्तों, ठीक है। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई, और उपग्रह यानी प्रमुख जो सैटेलाइट हैं, ये आपके क्या है, सार्वजनिक साधन है। और इधर बात करें तो व्यक्तिगत साधन ये है। पर्सनल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि संचार के व्यक्तिगत साधनों के नाम बताओ, संचार के सार्वजनिक साधनों के नाम बताओ, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। सार्वजनिक साधन में ये याद रखें और प्रमुख व्यक्तिगत साधन में ये याद रखें, अच्छे से आपको याद करना है। आगे देखिएगा, आगे जो प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय महामार्ग से संबंधित है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग, इन दोनों के बीच आपको अंतर पूछा जाता है। इन दोनों में अंतर लिखिएगा, तो राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग, पहला अंतर तो इसमें यह हो गया कि देखिएगा, ये राष्ट्र की प्रमुख सड़क, राज्य महामार्ग में अंतर ये लिख सकते हैं कि ये राष्ट्र की प्रमुख सड़कों के लिए है राष्ट्रीय महामार्ग, और ये राज्य महामार्ग जो है वो राज्य की सड़कों के लिए है, ठीक है। ये राष्ट्र की प्रमुख सड़कों के लिए है और ये राज्य की प्रमुख सड़कों के लिए है राज्य महामार्ग। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग जो रखरखाव है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, और इधर राज्य महामार्ग जो रखरखाव है वो राज्य सरकार करता है। ये दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं। राज्यों की राजधानियां प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों एवं रेल जंक्शनों, ठीक, जंक्शनों को आपस में जोड़ता है दोस्तों, कौन, राष्ट्रीय महामार्ग। और ये जो है ये राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये प्रमुख आप अंतर इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग में अंतर क्या है। अब देखिएगा प्रमुख आपके सामने आगे क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन, ठीक है, अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन किसे कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका करना है बेवानंद कयाल। बेवानंद कयाल जो है ये अरब सागर की रानी, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है बेवानंद कयाल को, क्वीन ऑफ अरेबियन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें आप सभी अच्छे से। उसी प्रकार से देखो आगे पूछा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताओ। अब आपको पता है कि भारत के पश्चिमी तट और भारत के पूर्वी तट, इन पर आप देखेंगे तो 6 पतन आपको नजर आएंगे, ठीक है। 6 पतन, कुल मिलाकर 12 पतन है, वैसे तो छोटे मोटे कुल मिलाकर 200 पतन है, 200, ठीक है। फिर भी आपको याद रहने ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताओ, तो इसमें आप लिख सकते हैं पश्चिमी तट पर जैसे कांडला हो गया है, मुंबई हो गया, इसके अलावा मारमा गोवा पतन हो गया है, न्यू मंगलोर पतन हो गया। तो ये पतन जो है आपके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कोई 4 पतनों के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के नाम जैसे कोलकाता पतन, हल्दिया पतन, इसके अलावा पारादीपी पतन, विशाखापट्टनम पतन। तो ये क्या है, ये तो पूर्वी तट पर है और ये पश्चिमी तट पर है। तो प्रश्न पूछा जाए तो कुल मिलाकर गलत नहीं होना चाहिए आप सभी के, ठीक है। चलो उसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपके सामने प्राकृतिक पतन, यानी प्राकृतिक पतन। कोई प्राकृतिक पतनों के नाम बताओ, कोई 3 प्राकृतिक पतनों के नाम बताओ। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, आप सभी को ध्यान रखें अच्छे से। देखो एक तो हो गया मुंबई पतन, एक हो गया मारमा गोवा पतन, एक हो गया आपके कोची पतन। ये जो प्रमुख क्या है, ये आपके प्राकृतिक पतन है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक पतन, आप सभी याद रखें। अब देखो एक प्रश्न पूछा जाता है पतन, कि आखिर हम कह रहे हैं पतन पतन, तो पतन का मतलब क्या होता है। एक आपके सामने शब्द आएगा पोताश्रय, इनका मतलब क्या है। तो देखो पतन क्या होता है, किसी जलमार्ग पर स्थित वह स्थान होता है जहां व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहरते हैं, ठीक है। जलयान जो है वो ठहरते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों पतन। उसी प्रकार से पोताश्रय मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोताश्रय कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है। यानी जहाजों जलयानों के सामान को उतारा और भरा, यानी उतारा और चढ़ाया जाता है, भरा जाता है, उसे कहा जाता है पोताश्रय, ठीक है। दोनों प्रश्न यहां पर याद हो गए। चलो आगे देखो, पृष्ठ प्रदेश, एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ प्रदेश, बंदरगाह के प्रभाव क्षेत्र को पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। बंदरगाह का जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है, ध्यान रखें पृष्ठ प्रदेश। और जल प्रदूषण के कारण, इसमें देखो जल प्रदूषण के तो बहुत से कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे कारखानों से निकलने वाला जो उद्योग धंधे हैं तो उनसे जो अपशिष्ट फैलता है, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया। इसके अलावा घरेलू वाहित जल हो गया। ये क्या है, ये जल प्रदूषण के मुख्य कारण है, ठीक है। उसी प्रकार से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको पूछा जाए तो ये आपको लिखना है कि जल प्रदूषण को हम किस प्रकार जो है इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये प्रमुख पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि देखिएगा कि मृत पशुओं को नदी में नहीं डालना चाहिए। अब कोई जानवर मर जाए, ठीक है, सड़ जाए, उनको जो है नदियों में नहीं डालना चाहिए। अगर डाल देंगे तो फिर आपको पता है प्रदूषण फैलेगा, तो इसीलिए जो है ये नहीं करना चाहिए। मृत पशुओं को नदी में नहीं डालना चाहिए, एक जैसे गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है जल प्रदूषण पर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। अब कैसा भी आपके सामने प्रश्न आए, या तो आपको पूछे कि प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये शॉर्ट परिभाषा है, कैसा भी आए क्वेश्चन आपको है जैसे एग्जाम में लिख देने हैं। देखो याद रखें कि जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन जो मानव तथा अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। कहने का मतलब तीनों की परिभाषा ये एक ही है, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन मैं फटाफट करवा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। आगे देखिएगा, आगे आपके सामने क्वेश्चन है भू निम्नीकरण के कारण। भू निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं? तो ये देखो प्रमुख 4 कारण याद रख लेना। मृदा अपरदन, इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट और नगरीय अपशिष्ट और अम्लीय वर्षा, ये क्या है? भू निम्नीकरण के कारण है। आप कुल मिलाकर देखो मेन हेडिंग जो है, मेन पॉइंट जो है वो याद कर लीजिएगा, फिर इनसे संबंधित आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके भू निम्नीकरण के क्या हो गए? कारण हो गए। अब देख लेते हैं भू निम्नीकरण के उपाय। भू निम्नीकरण के उपाय यानी भू निम्नीकरण को कम करने के कौन कौन से उपाय है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भू निम्नीकरण को कम करने के प्रमुख उपायों के नाम बताओ, या फिर भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय लिखिए। तो आपको ध्यान रखना, देखो पहला आप लिखेंगे इसमें कि किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक करे, ठीक है। किसान जो है अपने खेत के अंदर रासायनिक उर्वरक खाद है उनका उपयोग अधिक करे। और इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नगरीय तथा औद्योगिक गंदे पानी को पुनः उपयोग में लिया जाए, ठीक है, पुनः चक्रण करना चाहिए। संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है, पॉलीथीन पर जो है पॉलीथीन पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा अधिक से अधिक वृक्षारोपण यानी अधिक से अधिक जो है पेड़ पौधे हमें उगाने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो ये प्रमुख भू निम्नीकरण पर हम जो है कम करने के प्रमुख ये उपाय हैं। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। आगे देखेगा, आगे देखो भू निम्नीकरण कर रहे हैं तो आखिर भू निम्नीकरण की परिभाषा आप लिखेंगे कि स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में क्या आ जाना? कमी आ जाना, इसे कहते हैं भू निम्नीकरण, ठीक है। तो अभी हमने देखे भू निम्नीकरण के कारण, भू निम्नीकरण के उपाय, और प्रश्न पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, इसमें पूछा नोट के अंदर नमामि गंगे कार्यक्रम। ये जो चैप्टर ना आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे समस्या है, और इस चैप्टर से एक प्रश्न आपके लिए है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो कहां चलाया गया, ये कार्यक्रम जो है कहां चलाया गया। इसका आंसर जो भी आप जानते हैं इससे संबंधित वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये अपनी ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी के अंदर दोनों बुक थी, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को मैंने अच्छे से कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है। अब आपके सामने आप सभी जो भी आपके डाउट है वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और अब मैप जो है अगली क्लास के अंदर मैप अच्छे से कवर करवा देंगे। फिर अपनी लाइव क्लास तो चलती है, लाइव क्लास में रेगुलर अटेंड करते रहे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा आप सभी को, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज करना है। 30 रुपए में एक सीरीज मिलेगी। सीरीज तो सभी के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज तो होनी चाहिए सभी के पास। तो आप सभी इसको जरूर शेयर करना, ओके। तो मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, ओके।